दिमाग में चढ़ जाता हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुर्गा शुक्ला और आज फिर से हम जीएस फोरम के इस ऑफिशियल चैनल से लाइव हैं एक और वीडियो लेके एथिक्स पेपर 4 के लिए। जो पेपर 4 है मेंस का सिलेबस में, उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। 8 मॉड्यूल में अलग अलग टॉपिक डाइवर्जन करके हमने बना रखा है पूरा एक वीडियो, उससे आप देख सकते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक हैं जो हम देख रहे हैं रिसेंटली अभी यूपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में, या और कोई जो एक दो मेंस के एग्जाम हो रहे हैं वहां भी पूछे जा रहे हैं। तो हम उन टॉपिक्स को पहले हिट कर रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और वो भी चीजों को सबसे पहले हम उठा रहे हैं क्योंकि एथिक्स की बहुत सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ते रहिए और इंटरव्यू में जाके गड़बड़ हो जाए। जैसे कि अगर आपसे सिंपली पूछ देता है कि ये बताइए कि आपके अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए जो कि आपको, जिसकी वजह से आपको हम सिविल सर्वेंट बना दें, जिसके लिए हम आपको इस पोस्ट पर हायर करें। तो कई बार होता है कि आदमी उस समय कंफ्यूज रहता है कि क्या बताऊं, कौन से टॉपिक को पकड़ें, कौन सा छोड़ दें। या सीधा अगर सवाल आए कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो भी वही चीज लिखनी है। अगर फिर घुमा के पूछता है कि प्रशासनिक सुधार आयोगों के द्वारा कई सारे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, उनके बारे में बताइए। एक क्वेश्चन हमने फ्रिक्वेंटली देखा जो पूछा जाता है वो है नोलन्स प्रिंसिपल। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई लॉर्ड नोलन की अध्यक्षता में 1995 में, 1994-95 दोनों ईयर लिख सकते हैं आप, कि 1994-95 के फेज में प्रधानमंत्री को असिस्ट करने के लिए एक पब्लिक लाइफ में एक क्या सेट ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी पर्सन का, किसी अधिकारी का, किसी नेता का, क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। इन गुणों के आधार पर एक कमेटी बनाई गई कि इन क्या क्या होना चाहिए, और वो लॉर्ड लोन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। तो उसमें उन्होंने बताए 7 प्रिंसिपल्स, 7, 5, 2, 7, 7 प्रिंसिपल बताए। उन सातों प्रिंसिपल को एज इट इज अगर आप बता देते हैं ना कि मेरे अंदर ये गुण है इस वजह से आप मुझे सेलेक्ट करिए, या मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप हमें सेलेक्ट करिए, या आप पूछ देता है ना कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप इन सातों को लिख सकते हैं। आप साथ में कोड भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नोलन्स प्रिंसिपल दीज आर द फॉलोइंग 7 क्वालिटीज अ पर्सन मस्ट हैव टू बी अपॉइंटेड एज एन सिविल सर्वेंट, और राइट डाउन द 7 नेम्स ऑफ दोज प्रिंसिपल्स। इन सात के सातों चीजों का नाम आप लिख सकते हैं। थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात कि आखिर इन प्रिंसिपल से हमें मदद क्या मिली। जब आप एथिक्स पढ़ेंगे, मोरालिटी पढ़ेंगे, तो होता है ना कि क्या होता है कि ये हमें हेल्प करता है किसमें, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये जानने में, बाइफरकेट करने में। ये प्रिंसिपल्स भी आपको हेल्प करेंगे कैसे, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, इनके बीच में विभेद करने में ये आपके बहुत ही ज्यादा सहायक होंगे। और ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिविल सर्वेंट के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी ना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप एक चैप्टर जब पढ़ेंगे आप वैल्यूज वाले, तो उसमें आपको मिलेगा एक कारपोरेट गवर्नेंस का, पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप का एक चैप्टर मिलेगा। मैं अगला वीडियो भी उसी पर बना दे रहा हूं कि पब्लिक रिलेशनशिप और प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है, इनकी जॉब रिक्वायरमेंट जो होती है ना दोनों सेक्टर की, इसमें क्या एक्चुअली एक्सपेक्टेड रहता है, क्या डिफरेंस है, क्या एक्सपेक्टेशन है, और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो दोनों जगह लागू होती है। और वो जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है ना, वो यही 7 प्रिंसिपल है जो दोनों जगह डिमांडेड है। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है, चाहे आप लिख के बताइए, चाहे आप बोल के बताइए, चाहे अपने अंदर आत्मसात करके अपने बिहेवियर में उसको रिफ्लेक्ट करवाइए। एटीट्यूड क्या कहता है, अभिवृत्ति। यही तो था कि उन मूल्यों के कारण हमारे व्यवहारगत जो परिवर्तन आते हैं, जो हम अपने समाज में, अपने एज ए सिविल सर्वेंट अपने जॉब में हम उसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, वही तो हमारा एटीट्यूड था। तो उन एटीट्यूड के रिफ्लेक्शन के लिए जो जो चीजें आवश्यक होनी चाहिए कि किस प्रिंसिपल पर हमारा एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करे ना, वही प्रिंसिपल्स नोलन साहब ने बता रखे हैं। सारे चैप्टर आप देखेंगे ना तो एथिक्स की आपस में एक दूसरे से मर्ज्ड है, कोई अलग है ही नहीं। ये भी वही है, वो भी वही है, वो भी वही है, छोटे 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 डिफरेंसेज है, तो उनको जोड़ के आप लिखिए, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। बात देखिए यहां कह क्या रहा है कि 1995 में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड नोलन। इनकी अध्यक्षता में जो बनाई गई थी, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो कितने हैं, 7 रिकमेंडेशन है। उस रिकमेंडेशन में अच्छा देखो, याद करने की बात आती है ना कि कम से कम मुझे हेडिंग तो याद हो,
तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। भाई वो 7 पॉइंट है, कई बार होता है भूल जाता है, कोई याद आया कोई नहीं याद आया, कोई नोलन्स में सेकंड एआरसी की रिपोर्ट लिख रहे हैं, सेकंड एआरसी में यूनिवर्सल वैल्यू उठा के लिख रहे हैं, यूनिवर्सल वैल्यू में इनकलकेटेड वैल्यू लिख रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे से मर्ज होता रहता है। ऐसा करना उचित नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट वो पॉइंट लिख देंगे तो आपके नंबर देखिए मिल तो जाएगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन एक होता है ना कि बेहतर होना, तो वो बेहतर तरीके से प्रदर्शित होगा। तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो पृथ्वी में सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? पृथ्वी में अगर हम पूछें कि सबसे अगर कंपोजिशन में कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो हम देखते हैं ना कि ऊपर सियाल सिलिका एल्युमिनियम, नीचे सिलिका मैग्नीशियम, उसके नीचे निकिल और फेरस, सियाल सीमा नीफे, ऐसे ही तो याद करते थे हम। तो जैसे पृथ्वी में सियाल होना चाहिए, पृथ्वी में क्या होना चाहिए? सबसे ऊपर सियाल होना चाहिए। वैसे ही नोलन साहब ने बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, एक सिविल सर्वेंट के अंदर, पब्लिक अफेयर्स में जो काम कर रहा है उसके अंदर सबसे पहले सियाल होना चाहिए। SIAL क्या होना चाहिए? SIAL होना चाहिए, मतलब HOO। टोटल यही 7 है। देखिए जैसे कि पृथ्वी में सबसे ऊपर सियाल होता है, वैसे ही नोलन कमेटी ने बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या होना चाहिए? सियाल होना चाहिए, SIAL होना चाहिए ना। तो HOO टोटल कितने हो गए? 7। पहला S से सेल्फलेसनेस, क्या हो गया? S से सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए। दूसरा I से इंटीग्रिटी की भावना होनी चाहिए। A से क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। L से क्या हो गया? लीडरशिप। सियाल होना चाहिए ना, तो HOO। H से ऑनेस्टी, O से ओपननेस और O से ऑब्जेक्टिविटी। यही 7 प्रिंसिपल हैं, कुछ कठिन नहीं, एकदम सीधे तरीके से आप याद कर लिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा 7 के 7 पॉइंट्स। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट पकड़ते हैं, क्या? सेल्फलेसनेस, या कि निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए। और देखिए नोलन साहब ने कुछ नया नहीं बताया। आप जब सोर्सेज ऑफ एथिक्स की बात पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि तो हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं, एपिक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, इनमें भी यही चीज रिकमेंडेड है। जो पारिवारिक मूल्य जो हम पढ़ रहे होते हैं उसमें भी देखेंगे यूनिवर्सल वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू, सोसाइटियल वैल्यू, जो इसमें भी यही चीजें मिलेंगी, बस दूसरे रूप में मिलती हैं। ये इन्होंने उसको कॉन्क्रीट स्वरूप प्रदान किया। तो पहला चीज क्या होती है कि निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखेंगे ना, बुद्धिज्म पढ़ा था हमने, जैनिज्म में पढ़ा था और महात्मा गांधी के विचारों में भी पढ़ा था कि अपरिग्रह की भावना। आपने अपरिग्रह को आप उससे कनेक्ट करिए कि अपरिग्रह क्या कहता है कि अपने पास धन का संचय नहीं करना चाहिए। यही निस्वार्थता भी उसी से रिलेटेड है कि ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के लिए या अपने दोस्तों के लिए वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ना करिए कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, किसी जिले में पोस्टेड हो गए, आप एक BSc ही हैं, चलिए किसी जिले में पोस्टेड हो गए, पता चला आपका रिश्तेदार वहां किसी दूसरे स्कूल में वो आना चाहता है शहर में, आपने उसका उठा के ट्रांसफर कर दिया। कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना जुड़ी रहती है। स्वार्थ जो होता है मनुष्य का एक नैसर्गिक गुण होता है, हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। जब 100 पर आती है तो होता है, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप पोस्टेड हैं तो यह स्वार्थ की भावना को दबा देना चाहिए और निस्वार्थता का भाव ऊपर ले आना चाहिए। जैसे गीता में हमने क्या पढ़ा है, निष्काम कर्म होना चाहिए ना, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो पहली भावना होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? निस्वार्थता होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस। मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपना परिवार, अपना गांव, अपना नहीं। वसुधैव कुटुंबकम का एक कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ा था आपने कि पूरी पृथ्वी आपका परिवार है, तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मान के, और जब आप सेवा की भावना से सिविल सेवा में आते हैं तो यही पहली क्वालिटी आपसे एक्सपेक्टेड होती है कि आपके अंदर सेल्फलेसनेस या निस्वार्थता का भाव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट SIAL, सियाल होना चाहिए ना। तो दूसरा क्या है? इंटीग्रिटी। I से इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। तो यही बात तो बुद्धिज्म में भी पढ़ी थी, यही बात सत्य की बात, और यही बात गांधी जी भी तो सत्य अहिंसा में सत्य की बात कर रहे थे। यही भाव तो जैनिज्म में भी सत्यनिष्ठा की ही बात करते हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य वाले में वहां भी कहते हैं। अब अगर आप गीता की बात देखते हैं तो वहां भी यही कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये सारी चीजें पहले से ही लिखी हुई थी, और यह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक प्रोजेक्टेड किया गया था कि हमारे अंदर ये गुण को हमारा परिवार विकसित करे। सबसे पहला जो दूसरा पॉइंट आ रहा है सत्यनिष्ठा है। इसमें यह कहता है कि सार्वजनिक पद के धारकों को खुद को ऐसे लोगों या संगठनों के प्रति किसी भी दायित्व, कह रहा है ना, किसी भी दायित्व के तहत रखने से बचना चाहिए जो उन्हें या उनके काम में अनुचित तरीके से प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना आपने अपनी पोस्ट पर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों से फेवर लेते रहेंगे या लोगों को फेवर देते रहेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, इन सारे अधिकारियों में ना जितने सारे पोस्ट निकलती हैं उसमें जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, मैंने जो फील किया है, मैंने जो देखा है, उसमें सबसे मुश्किल काम होता है एज ए पुलिस ऑफिसर आपको काम करना। क्योंकि हर दिन आपके पास 10 लोगों का फोन आएगा पैरवी करने के लिए। तो जब आप किसी की पैरवी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी तो कोई फेवर लेगा। तो आप एक ऐसे दायित्वों में मत दब जाइए, अपने ड्यूटी के प्रति इतने सत्यनिष्ठ रहिए कि ना फेवर दीजिए ना फेवर लीजिए। क्योंकि एक अधिकारी बनके अगर आप फेवर करने लगे तो आपको फेवर देना भी पड़ेगा, और ऐसी जगह हो सकता है आपको देना पड़े जहां आपको अपने पर्सनल इथिक्स और मोरलिटी से समझौता करना पड़े, अपने इंटीग्रिटी से क्या करना पड़े, समझौता करना पड़े। तो यही नोलन साहब कहते हैं, सेल्फलेसनेस के बाद दूसरी कौन सी, निस्वार्थता के बाद सत्यनिष्ठा का गुण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तीसरी बात देखिए, हम इसको हटा के कर रहे हैं ए पर, SIAL, सियाल होना चाहिए ना, ऐसे ही याद रखिए, आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। ठीक, तीसरी कौन सी बात कहती है, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही की। और ऐसा नहीं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए, या आपके अंदर भी होनी चाहिए। आप जो कुछ भी कार्य प्रतिदिन में कर रहे हैं तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए जो आपकी जवाबदेहिता बनती है, हर कार्य के लिए ऐसा ना हो कि उसका जवाब आप दे ही ना पाए, उसको जस्टिफाई कर ही ना पाए। यही एक्सपेक्ट, क्योंकि आपको एक प्रशासन में इतना बड़ा पद दिया जाता है, इतना बड़ा दायित्व दिया जाता है कि उन दायित्वों का बोध करने के लिए जो गुण आपके अंदर खोजी जाती वो होती है जवाबदेहिता का गुण, वो होता है अकाउंटेबिलिटी का गुण। अभी हाल ही में एक बालासोर में एक्सीडेंट हो गया, अगर आपसे पूछा जाए, एक केस स्टडी ही आपको उठा के मान लीजिए, हो सकता है केस स्टडी आपसे इसी पर पूछ दिया जाए कि जो रेल एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा। वहां का डीएम अकाउंटेबल होगा, कि वो रेलवे का अधिकारी अकाउंटेबल होगा, कि वो स्टेशन मास्टर जो उस स्टेशन जिसके पास एक्सीडेंट हुआ वो होगा, कि जो सिग्नल इंस्ट्रक्टर था वो होगा, कि जो ट्रैकमैन था जो ट्रैक चेंज करता वो होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, अपने चौथे अधिकारी पर चीजों को टालता रहे। उसकी जवाबदेहिता होनी चाहिए, और ये जवाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अधिकारियों में नहीं, नेताओं के गुण भी होने चाहिए। आप देखते होंगे कि ऐसे अगर कोई विपदा आ जाती है जिसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, तो वो जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर होता है पर्टिकुलर चीज से ना, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता है अपनी, कि भाई ये हाँ इसकी जिम्मेदारी लेता है और अपने पद से त्याग पत्र दे देता है। तो त्याग पत्र देना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप एक अधिकारी हैं और आप अपने कर्तव्यों से विमुख होकर भाग नहीं सकते कि हम त्याग पत्र दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको करेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। और उस सब चीजों के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, जो गुण आपके अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए किसका, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का, कि सार्वजनिक कार्यालय के धारक अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि जनता में ही आपको कार्य करना है और जनता के कार्यों को करने के लिए ही सरकार आपको अपॉइंट कर रही है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप सिविल सर्वेंट हैं। क्या है, सिविल सर्वेंट हैं, जनता का कार्य करने के लिए आप जाते हैं। और कहा जा रहा है ना कि अपने कार्यालय के लिए जो भी उचित जांच हो उसके लिए खुद को प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब कि जो भी आपने कार्य किया है उसकी जवाबदेहिता आपकी 100% होनी चाहिए। चौथा कह रहे थे हम SIAL, लीडरशिप। हालांकि ये स्लाइड लास्ट में लगी है, होनी भी चाहिए लास्ट में, बस हम आपको याद करने के हिसाब से बता देते हैं। लीडर क्या होता है, एक सामान्य अर्थों में अगर आप देखते हैं तो कहा जाता है ना, अरे नेता ना बनो, अरे बहुत नेता बन रहे हो। घर में भी अगर आप कोई बात करते हैं, कोई एक मेजर स्टेप लेना चाहते हैं, तो घर में बहुत से लोग कह देते हैं अरे नेतागिरी ना करो घर में, डिप्लोमेटिक ना बनो घर में। तो नेता का कार्य क्या होता है, लीड करना। लीडर से भी बना, देखिए लीड करना, लीड से बना लीडर और लीडर से बना लीडरशिप। तो आपका काम लीड करना, क्योंकि आप एक समाज में एक बड़े तबकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार में उनके प्रतिनिधि की तरह काम कर रहे हैं। वहां आप सरकारी प्रतिनिधि हैं जो समाज की सेवा के लिए अपॉइंटेड है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो फिर आप कहीं ना कहीं समाज में उन चीजों को फेल कर जाएंगे। और ये डेस्क जॉब तो है नहीं कि एक कमरे में एक ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है, यह एक सिविल सर्विसेज है। जब आप समाज में उतरेंगे, सर्विसेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे ही एक गुण आपको मिलेगा, लूथर एंड गुलिक का पोस्ट कॉर्प थ्योरी उन्होंने दी है ना, कि कैसे इस लीडरशिप और मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाया जाए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए आंसर सही हो जाता है लूथर गुलिक का जो मॉडल है। ठीक, इसमें कहता है कि सार्वजनिक पद के धारकों को इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को एक लीड करना चाहिए, लोगों को एक नया दिशा निर्देश दिखाना चाहिए, मार्गदर्शक बनना चाहिए, टॉर्च बियरर होना चाहिए। ये कहता है लीडरशिप। फिर हो गया
IAL, अब कहता है होना चाहिए HOO, फिर H से आता है क्या, ऑनेस्टी। फिर वही बात किसकी, ईमानदारी की। यह वो यूनिवर्सल वैल्यू है जो सबसे पहले आपके अंदर, यह वो मूल्य है जो परिवार सबसे पहले आपके अंदर विकसित करता है, ईमानदारी का गुण। और इसके लिए जिम्मेदार, जो ईमानदारी यह गुण व्यक्ति के अंदर होती है, इसके लिए जिम्मेदार सर्वप्रथम उसकी माँ होती है, उसका परिवार होता है, जो उसको सिखाता है कि चोरी न करना ही तो ईमानदारी है। यही आपको बुद्धिज्म में भी मिलेगा, यही जैनिज्म में भी मिलेगा, यही गांधी जी में भी मिलेगा, यही गीता में भी मिलेगा, यही सेकेंड ARC में भी मिलेगा, यही नोलन प्रिंसिपल में भी मिलेगा। हर जगह तो वही गुण मिल रहे हैं, कुछ अलग तो है नहीं। बस उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप लिखेंगे तब उस चीज को आप, उस पर जो बेहतर नंबर हो सकता है वो आपको मिलेगा। ईमानदारी कहता है कि सार्वजनिक पद के धारकों को, क्योंकि आप सार्वजनिक पद धारण किए हुए, आप सिविल सर्वेंट हैं, कि सच्चा होना चाहिए, अपने उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। सार्वजनिक कार्यालय के धारकों का कर्तव्य है कि वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की, क्या बात कर रहा है, निजी हितों की घोषणा करें और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष को हल करने का प्रयास करें। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आपके सम्मुख आती हैं, एक ईमानदारी पूर्वक अपने आप को तटस्थ भाव से रखित कर, वो अपने लोग सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता देकर और उस कार्य को आप करते हैं, तो वो कार्य कहा जाता है कि ईमानदारी। और ईमानदारी के लिए जो जरूरी चीज है वो है क्या, भावनात्मक जो बुद्धि रक्षण है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात। ये इमोशनल इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, ये कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है, यही मोरल वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यही आप कहें तो सोशल वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का यह विशेष गुण होना चाहिए कि व्यक्ति को अपने कार्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने समाज के लिए और जिस जगह पर उसको अपॉइंट किया गया है उसका, उसके लिए, उस पद के लिए ईमानदारी बरतनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। फिर बात कर रहे थे OHO, SIAL हो गया, उसके बाद OH हो गया, अब OO, दो O बचा है, एक ऑब्जेक्टिविटी का, एक ओपननेस का। पहला क्या बात करता है किसका, हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले लगी हुई थी स्लाइड शायद ऑब्जेक्टिविटी वाली, ये वाली स्लाइड। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो आप एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का, उसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम। क्यों, क्योंकि उसका एक ही उत्तर सही होता है। मतलब उसका ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सटीक एक बिंदु पर जो आके टिक जाए, उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो पर्सन के अंदर ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी एक सिविल सर्वेंट का प्रमुख गुण है। क्यों, क्योंकि सार्वजनिक नियुक्तियां करने, जो आपका कार्य क्या है, अपॉइंटमेंट वाला, फिर अनुबंध देने, जो ग्रांट दे रहे होते हैं, जो रिवार्ड्स दे रहे होते हैं, जो पनिशमेंट दे रहे होते हैं, उसमें अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट नहीं हुआ कि किसको देना है किसको नहीं देना है, अगर वहां आप सब्जेक्टिव हुए तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इन सब कार्यों के लिए जरूरी होता है कि सार्वजनिक व्यवसाय करने में सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को सर्वोत्तम साक्ष्य का उपयोग करने और बिना किसी भेदभाव, मतलब इम्पार्शियलिटी किए बिना, पूर्वाग्रह से, निष्पक्ष रूप से और योग्यता के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। यही तो बता रहा है कि ये सारी चीजें करनी क्या चाहिए। एग्जैक्ट मतलब ऑब्जेक्टिविटी का होता है कि क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब टू द पॉइंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टू द पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि आपका जो नेचर होना चाहिए, आपके जो काम करने का तरीका होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि आपको सटीक पता हो क्या करना है और क्या नहीं करना है। दो चीजों में विभेद करना है तो कैसे करना है और क्या करना है। बात यही इमोशनल इंटेलिजेंस की भी साथ में अटैच हो जाती है। तो जब आप देखते हैं ना कि भावनात्मक रूप से आप तटस्थ होने चाहिए, और वो जब भावनात्मक रूप से आप तटस्थ होंगे तभी ऑब्जेक्टिव आपका एकदम क्लियर होगा कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। ठीक, फिर एक ओ बचा हुआ था, उसका नाम था ओपननेस, यानी खुलापन होना चाहिए। इतनी गोपनीय, देखिए गोपनीयता, ऐसा नहीं आप कह सकते कि खुलापन का मतलब होता है गोपनीयता का अभाव, ये कहना उचित नहीं होगा। गोपनीयता तो होती है, हर पोस्ट की होती है, हर रिश्ते की होती है, हर जगह की होती है। उस गोपनीयता को बरकरार रखते हुए इतना ओपननेस होना चाहिए कि जब भी कोई आपसे ऊपर का अधिकारी, या जैसे मान सकते हैं ना कि PIL फाइल किया जाता है, फिर एक RTI फाइल की जाती है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इतनी ओपननेस होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन अप्रोच करे तो वो आप बता सकें, वो चीजें पता रहें। क्योंकि आप परमानेंट जॉब में नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं जहां ट्रांसफरेबल जॉब है। आज आप अपना काम करके जाइए और इतना उसको कॉन्सील मत कर दीजिए, इतना मत गोपनीय कर दीजिए कि आपके आने वाले अधिकारी, अगले अधिकारी के लिए वो समस्या बन के खड़ी हो जाए। ठीक, तो ओपननेस ये कहता है कि सार्वजनिक पद के धारकों को अपने सभी निर्णय और अपने कार्यों के बारे में जितना संभव हो उतना
खुला होना चाहिए कि जिससे कि कम से कम बार बार हर आदमी आपको इस बात के लिए अप्रोच ना करे कि नहीं ये कैसे हो रहा है, नहीं ये कैसे नहीं हो रहा है। ठीक, तो बिना गोपनीयता को भंग किए हुए उस पद से निर्धारित जो भी कार्य और दायित्व आपको दिए गए हैं उन दायित्वों का निर्वहन किया जाता है ओपननेस में। ठीक, तो ये तो हो गई सारे के सारे बात। पहली कौन सी, देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ, बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि नोलन साहब ने 7 बातें कही, जैसे कि पृथ्वी पर सियाल होना चाहिए, सबसे भूपर पट्टी पर या क्रस्ट में हम देखते हैं ना सियाल, इसलिए क्या एल्युमिनियम वाला, सेम वही चीज यहां भी नोलन साहब कह रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर सियाल होना चाहिए, SIAL होना में से HOO, यही 7 पॉइंट है। पहला सेल्फलेसनेस, पहला कौन सा, रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ, सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए। दूसरा I से इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा की भावना होनी चाहिए। और तीसरा अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर गुण होने चाहिए। फिर उसके बाद L से क्या था, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। फिर होना चाहिए H से ऑनेस्टी, O से फिर ओपननेस और एक O से ऑब्जेक्टिविटी। यही तो है, 7 के 7 पॉइंट खत्म हो गए। तो यही नोलन साहब ने 1995 में अपनी रिकमेंडेशन दी किसके बारे में, पब्लिक अफेयर्स में प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे थे कि पब्लिक लाइफ में ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति को क्या गुण होने चाहिए, एक लीडर के या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर की या एक सिविल सर्वेंट के। तो ये वो गुण हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मेंस में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे और जब आपसे पूछा जाता है तब भी आप बताएंगे। और सिर्फ लिखना और पूछना और पढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है। यह पेपर इसीलिए डाला गया है कि इन चीजों को जो आपको पढ़ाया सिखाया जा रहा है इनको आत्मसात करिए, अपने अंदर ले आइए, जिससे कि आपके जो सार्वजनिक कार्य हैं, जो दायित्व आपको दिया गया है पब्लिक स्फीयर में करने के लिए, उसका निर्वहन आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो देखिए हमारा एक और बैच लॉन्च हुआ है प्री कम मेंस का, ठीक, जो कई सारे टीचर्स अपने अपने पोर्शन को लेके लगभग पढ़ा रहे हैं। ये कोर्स है 13 महीने के आसपास, जिसकी फीस अप्रॉक्स 5000 रखी गई है। तो आप चाहें तो मतलब रोज, आप कहा जाता है ना कि 1 कप चाय पीते हैं, तो बस रोज 1 कप चाय पीने के रेट पर आपको ये 13 महीने का प्रोग्राम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर जुड़िए, जानिए, जो लोग प्रीलिम्स के लिए, अगले साल के लिए प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड हैं वो इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ जो आपके अभी सितंबर में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एथिक्स में, फिर हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जीएस फोरम के इस ऑफिशियल चैनल पर। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी पॉजिटिव।